नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 अब धीरे धीरे हमसे विदा लेने को है। 2020 आने वाला है और नया साल आता है तो सभी लोग ये सोचते हैं कि इस बार कुछ नया करेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम निवेश से जुड़ा हुआ है, आपकी बचत से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि एक बार 2019 को थोड़ा सा रिकैप के जरिए समझने की कोशिश की जाए कि 2019 में बदला क्या है आपके लिए, हमारे लिए, निवेश की दुनिया में, बचत की दुनिया में, और साथ ही साथ अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं 2020 में तो किया क्या जाए। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक जाना माना नाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीईओ हैं रिसर्च के। और इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, 2309-7648 और 2309-7647, ये दो हमारी डेडिकेटेड फोन लाइंस हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना चाहिए, सोने में इतना ज़्यादा निवेश मिला तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो तमाम इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं वो इस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। तो मनी मंत्र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल धीरेन्द्र जी आपसे यही कि 2019 आपने जो एक आर्टिकल लिखा वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे कि साइकिल जो है वो आपके दिमाग में होता है 2019 से 2020 एक नए साइकिल में हम लोग जाने वाले हैं। अब हम ये समझना चाहें 2019 में जो बड़े रिफॉर्म्स हुए निवेश के मोर्चे पर, उनको आप थोड़ा सा हमारे लिए रिकैप कीजिए और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फाइनेंस में तो केवल म्यूचुअल फंड में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अगर 3-4 चीज़ देखें तो म्यूचुअल फंड में 3 चीज़ें हुई हैं। म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्योर हुआ है, क्लासिफिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ पिछले साल, तो अब आप किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाएंगे तो वो हमेशा स्मॉल कैप रहेगा, मिड कैप में लगाएंगे तो मिड कैप रहेगा, लार्ज कैप, पहले कोई भी फंड कुछ भी करता था। इसका एक दूसरा एक डाउन साइड है, एक हर एक अच्छे कदम का एक विपरीत पक्ष होता है कि इसका बहुत ज़्यादा ढेर तरीके के फंड हो गए, 16 तरीके का डेट फंड और 16 तरीके का इक्विटी फंड। अब इसको लेकिन निवेश को कम से कम निश्चिंता होगी कि जिसमें वो लगा रहे हैं वो फंड वैसा ही होगा। दूसरा चीज़ कि ये ज़्यादा सेफ हुए और हालांकि ये 2019 लोगों को बता पाया कि म्यूचुअल फंड में जो कहा जाता है कि दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ने आपको दर्शन दिया। लोगों का नुकसान हुआ है, मामूली नुकसान हुआ है लेकिन नुकसान हुआ है डेट फंड में। और वो जो नुकसान है जिसकी वजह से जो कदम उठाए गए हैं कि उन म्यूचुअल फंड का जो वैल्यूएशन है डेट फंड का उसको ज़्यादा शार्प किया गया है, जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने का प्रावधान किया गया है जिसकी वजह से अगर आपको नुकसान होता है और भविष्य में कोई रिकवरी होती है तो म्यूचुअल फंड में वो नुकसान परमानेंट हो जाता था या किसी और को मिल जाता था। अब आपको नुकसान अगर कभी भरपाई होती है तो आपको पैसा वापस मिलेगा। उसके अलावा म्यूचुअल फंड थोड़े सस्ते हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ा दूरगामी उसका असर होता है। अगर सब कुछ बराबर हो तो कम खर्चा आपके रिटर्न को बढ़ाता है और म्यूचुअल फंड में खर्चा जो है वो काफ़ी मीनिंगफुली कम हुआ है। सर, अगर हम बजट की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया जिसकी वजह से निवेश की दुनिया पर असर पड़ा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि स्टॉक मार्केट जो कि हमें करीब 20% बढ़ा, बावजूद इसके कि काफ़ी मुश्किलें रहीं, ये जो कैपिटल गेन टैक्स का मामला है वो कितना असर करता है और क्या इसकी उम्मीद है कि इसको फिर से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सरकार सोच रही है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव किया जाए डिमांड को बूस्ट करने। जी हाँ, निवेशकों के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन है। पहले बड़ा आसान था और दुनिया भर में ऐसा ही होता है। आप जब कमाते हैं तब उस पर टैक्स देते हैं, जब कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं उस पर टैक्स देती हैं, फिर आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आप देते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, और फिर निवेशकों को जब मुनाफा होता है उस पर भी टैक्स देना है अगर, और इसकी वजह से आपको कैपिटल गेन्स टैक्स, मुझे एक दूसरे नज़रिए से मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स एक अच्छा टैक्स है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर, नहीं तो बहुत सारे लोग केवल खरीद बेच करते रहते हैं क्योंकि टैक्स नहीं लगना है। कम से कम आप सोचेंगे कि 1 साल के बाद बेचेंगे ताकि टैक्स थोड़ा कम लगे, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अंतर इतना कम हो गया है कि ये अब डेटरेंट भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि भारत में जिस तरह से इक्विटी का प्रचलन बिल्कुल ही नहीं है, अगर इस कैपिटल गेन्स टैक्स को ख़त्म करने से अगर ये एक एडेड सेलिंग पॉइंट होता है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, खासकर एक ऐसे माहौल में जब इक्विटी में पैसा नहीं आ रहा है। बड़े सालों के बाद भारतीय निवेशक छोटा छोटा रकम लगाना शुरू किया है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल का जो एक बड़ा बदलाव है कि विदेशी निवेशकों का चाहे जो भी रुख हो,
हमारा बाजार औंधे मुंह नहीं गिरता है, क्योंकि भारतीय निवेशक 8-9 हज़ार करोड़ रुपया हर महीने लगाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले हम पूरी तरह से विदेशी निवेशकों पर निर्भर रहते थे, और इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये 8,500 करोड़ रुपया महीने में आना, ये एक बड़ा नंबर है, बड़ा बदलाव है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर इसको जो भारत में आम निवेशकों का जो बचत का स्केल है, उसमें 8,500 करोड़ रुपया मासिक आना, ये कोई खुश होने वाली बात है, और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उपलब्धि भी नहीं मानी जानी चाहिए। इसको प्रोत्साहित करने के लिए अगर ये एक छोटा सा सेलिंग पॉइंट होता है, तो जरूर इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। अब आते हैं सर शेयर मार्केट पे। शेयर बाज़ार ने जितना रिटर्न दिया इस साल में, अगर 2020 में करना, अगर आप एस्टिमेट थोड़ा सा देना चाहें तो मार्केट किस तरह से बिहेव करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि तमाम जो नकारात्मक खबरें उनको बाज़ारों ने दरकिनार किया, बावजूद इसके कि बहुत सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। स्टॉक मार्केट ख़ासतौर पर सेंसेक्स निफ्टी में आपको पैसा आता हुआ दिखाई दिया। 2020 आप लोगों का क्या आकलन है, किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखेगा? मुझे पता नहीं, और ये मैं गर्व से बोलता हूँ कि किसी को पता नहीं है। अगर 2019 का भी आप देखें, तो जो हम 20% रिटर्न या जो भी हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, इस पे किसी का जोर नहीं चलता है। कंपनियां मुनाफा कम कमा रही हैं, और कंपनियों का मुनाफा कम रफ्तार से बढ़ रहा है, ये एक फैक्ट है। दूसरा, और स्लो डाउन है ही, हम बहुत बड़ा मोमेंटम कंजम्पशन में या सेल्स में हम नहीं देख रहे हैं। ये जो कुछ भी रिटर्न आया है, वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कमी की वजह से सितंबर के महीने में आया है, जिसका आकलन कर पाना या उसको गेस कर पाना कि सरकार क्या करेगी, उस पर क्या असर होगा, और किसी को कुछ पता नहीं है। ये हमें ज़रूर पता है कि 4-5 साल में हमारा बाज़ार बड़ा हो जाता है, अच्छी कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, उनका स्केल डिफरेंट हो जाता है। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में जो भारी गिरावट हुई है, ये 33% से गिर करके 22% हुआ है। अगर एक कंपनी 20% मुनाफा कमाती थी, अब 20% रिटर्न जनरेट करती है अपने कैपिटल पे। कैपिटल ये है कि आपका पहले से कैपिटल, और जो मुनाफा बचा, जो मुनाफा हुआ, वो भी आपका कैपिटल जुड़ गया, और उस पर आप 20% रिटर्न जनरेट करते थे। उस 20%, अब आप जो कैपिटल ऐड करेंगे वो आपका ज़्यादा होगा। अगर आप 100 रुपये कमाते थे, तो आपके पास बचता था 65 रुपया या सरचार्ज वगैरह मिला करके। अब आपके पास बचेगा 78 रुपया। अगर 65 से 78 तो यही हो गया। अगर 78 रुपये अगर आप लगाएंगे और उस पर 20% होगा, तो मुझे लगता है कि बाजार में काफ़ी इंतज़ाम कर दिया गया है। कंपनियां जब रफ्तार से मुनाफा कमाएंगी और उसको बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगी, तो मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाएंगी, अच्छी कंपनियां ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेंगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 साल में कारोबार का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह बदल गया है, और ये स्लो डाउन उसी का असर है। सरकार इसके लिए क्या करती है और कब कारोबार इससे रिकंसाइल कर पाएगा, सेटल कर पाएगा, ये गेस कर पाना मुश्किल है। इसलिए आप बाजार पे आपका कोई जोर नहीं चलता है, कंपनियों पे जोर नहीं चलता है। मुझे लगता है कि आप अपना प्लान बनाइए, अपना प्लान बनाइए। राजेश, बाजार जरूर चलेगा। 2020 में चलेगा कि नहीं चलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। राजेश राज गुड़गांव से हमारे साथ हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार राजेश जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में हमेशा जो ये बात कही जाती है कि बाजार रिस्क पे आप अपने सोच विचार से पैसा लगाइए, तो हम जो पैसा लगाते हैं, मतलब बड़ी कंपनियां तो उस पैसे को यूटिलाइज करके कुछ भी कर जाती है, उनको लॉस हो प्रॉफिट हो, हम लोगों को तो हमेशा लॉस का ही डर बना रहता है। तो ऐसा क्यों है? आप म्यूचुअल फंड में निवेश की बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के हर एक प्रचार में आपको कहा जाता है कि ये दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सोच समझ के लगाएं। ये जो आपको वार्निंग दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जब पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा आपका सुरक्षित है, लेकिन और आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं कि आप जब जैसे 5,000 रुपये लगाया आपने, तो डाइवर्सिफाई हो गया, आपका बड़ी सुविधा से 5,000 रुपये लगा पाते हैं, खर्चे पे उस पर कंट्रोल है, सेबी उन्हें बड़ा क्लोजली रेगुलेट करता है। लेकिन आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो बाज़ार में ही लगता है, और बाज़ार अगर जो ऊपर नीचे होगा, उसका असर आपके निवेश पे होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इस रिस्क को समझना, चूंकि ये आपका डिपॉजिट नहीं है। जब आप किसी बैंक में पैसा देते हैं, आप निश्चिंत रहते हैं कि आपको 7% रिटर्न मिलेगा और डूबेगा नहीं, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा भी होता है,
कई बार काफ़ी कम भी होता है, कई बार नुकसान होता है, और इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है और यही आपको कहा जाता है। तो ये जो नए निवेशक हैं राजेश की तरह, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नए निवेशक जी, नहीं, सारे निवेशक एक से हैं। छोटा ये काफ़ी रिलेटिव चीज़ है, छोटा या बड़ा, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं 500 रुपये ही बड़ा बचा पाता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा रकम है, और उसका मेरे जीवन पे ज़्यादा दूरगामी असर होगा इसके बजाय कि मैं एक बड़ा निवेशक हूँ। और क्योंकि वहाँ पे हम गलती करके भी हम संभल सकते हैं, आमदनी का स्केल है या इनहेरिटेंस या जो भी है, तो पैसा महत्वपूर्ण है। और ऐसे निवेशकों के लिए मेरी एक बहुत ही सिंपल सलाह होगी कि 4-5 नियम का अगर आप पालन करें, जिसको कि आप कभी वायलेट नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। एक, लंबे समय का पैसा ही आप इक्विटी या किसी बाजार से जुड़े हुए, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट में करें। 5 साल से कम का पैसा ना लगाएं। अगर 5 साल से कम पहले आप उस पैसे की ज़रूरत होगी तो आपको नुकसान होगा, और आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आप निकाल लेंगे और उस समय नुकसान भी होगा। कभी भी एक मुश्त पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे लगाएं। और आपने पहले कभी नहीं लगाया है तो, और इस बाज़ार से आपको बहुत डर लगता है, किसी बैलेंस फंड में, ये ऐसे फंड हैं जिसमें कि सारा पैसा आपका इक्विटी में नहीं लगता है, 1/3 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगता है। बाज़ार गिरे तो उतनी गिरावट नहीं दिखती है, बाज़ार चले तो चूँकि 2/3 पैसा इक्विटी में लगा हुआ है तो बढ़ पाता है, तो ये ज़रा स्टेबल तरीके से काम करता है। 5 साल से कम का पैसा केवल फिक्स्ड इनकम फंड, डेट फंड्स में ही पैसा लगाएं। 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक का पैसा हो बैंक में रखें, और स्पेकुलेट ना करें। अगर ये 3-4 नियम का अगर आप पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप और तुरंत इसकी शुरुआत कीजिए। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारत में ब्याज दरें कम हो रही हैं, आपके पैसे पे जो पहले रिटर्न मिलता था उसमें बड़ी भारी कमी आई है। आपके लिए रिटर्न मेथोडिकली जनरेट करने का इक्विटी में इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और इक्विटी जिस तरह से भारतीय निवेशक एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें केवल उनका नुकसान होता है, डर जाते हैं। नुकसान होने के बाद अगर कोई निवेशक अपना पैसा निकाल लेता है फिर दोबारा कभी नहीं आता, और इसलिए एक कैलिब्रेटेड तरीके से संभल करके पैसा लगाना और उसको एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी है। जी, चलते हैं सर गोवा, जहाँ पर अशोक हमारा इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? हाँ, फाइन सर। बताइए सर, सवाल कीजिए। सर, एक्चुअली मैं लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। जी, जो मेरा पोर्टफोलियो में सर, एक है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, और कोटा की इमर्जिंग इक्विटी फंड, निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड सर। तो इसमें मैंने 2000 पर मंथ सर SIP कर रहा हूँ जी। एक्चुअली जो L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड है सर, लास्ट 1 ईयर से वो मेरा नेगेटिव है, मेरा अभी भी रिटर्न नेगेटिव में चल रहा है। जी, मैं ये फंड का रिव्यू चाहता हूँ सर। मेरा होराइजन है सर 12 to 15 ईयर सर। ऐसे इमर्जिंग फंड में कह रहे हैं 1 साल से हमको रिटर्न। हाँ, ये दोनों मिड कैप फंड है, इनके दोनों, जो कोटक का और ये इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपन का लार्ज कैप फंड, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। 1 साल में इसका रिव्यू न करें। पिछले साल अधिकतर मिड कैप फंड में कोई खास रिटर्न नहीं मिला है। अगर एवरेज रिटर्न भी आप देखें तो 3% है। बहुत सारे फंड्स का रिटर्न नेगेटिव है, और बुरे समय में लगाया हुआ पैसा, या जिस समय नुकसान हो रहा हो, या बाज़ार कहीं नहीं जा रहा हो, या ये फंड अच्छा नहीं कर रहे हो, आपका टाइम फ्रेम बड़ा फेवरेबल है, समय आपके साथ है। 2-3 साल ज़रूर लगाइए और रोज़ NAV मत देखिए। ये अच्छा फंड है। और पिछला साल लोगों का अधिकतर मिड कैप फंड में पैसा नहीं बना, और ये ऐसा ही रहेगा। 2-4 साल, 5 साल आपका रिटर्न नहीं बनेगा, और उसके बाद ही बनेगा। और इस तरह के फंड हर निवेशक के लिए नहीं है। इनका कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप फंड है उनका 10 साल का रिटर्न बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उस बीच में ऐसे साल होते हैं जिसमें पैसा आपका आधा हो जाता है। अधिकतर निवेशक इस तरह के निवेश के एक्सपीरियंस के लिए तैयार नहीं है। सर 2019 में एक सेगमेंट ने जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो है गोल्ड का, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कुछ गोल्ड फंड्स ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, जबकि स्पॉट मार्केट में आपको 20%, 22% का रिटर्न मिला, और ऐसा 6 साल के बाद हुआ। 6 साल म्यूटेड रिटर्न मिलने के बाद हुआ। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो क्या एक निवेशक को गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसकी स्ट्रेटजी क्या हो? नहीं, निवेशक को गोल्ड फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सोना कंजम्पशन का चीज़ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अक्सर हो जाया करता है। बीच बीच में कभी 1-2 महीने में सोना अचानक बढ़ जाता है, जब दुनिया में हाहाकार मचा रहता है, उसके बारे में चिंताएं होती हैं। इक्विटी और डेट दोनों से अगर निवेशक निराश है तो सोने में स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट बड़ा बिल्ड हो जाता है। 2006-07 में सोने में का फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, जिस तरह से ETF आए और फिर गोल्ड फंड्स माउंट हुए।
गोल्ड एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। जब आप इक्विटी खरीदते हैं तो आपको पता है कि आपको मालिकाना हक मिल रहा है, आप किसी कंपनी के ओनर बन रहे हैं और उससे आपको अर्निंग्स मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी अगर अच्छा करेगी, बड़ी होगी, तो आप ज़्यादा मुनाफे के भागीदार होंगे। जब आप आप जब डिपॉजिट करते हैं बैंक को, तो आप बैंक को उधार दे रहे हैं, भारत सरकार को उधार दे रहे हैं, या किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी आप इन एसेट्स को ही खरीद पाते हैं। मकान जब आप बनाते हैं तो आपको किराया मिलता है या आपका किराया बचता है, तो ये एक एसेट है और उसका दाम बढ़ता है अगर वो जगह अच्छा हुआ, दाम गिरता है अगर कुछ उटपटांग चीज़ हो जाता है। सोना केवल बैठा रहता है आपके लॉकर में, कुछ जनरेट नहीं करता। ये पूरी तरह इस बात पे निर्भर है सोने का दाम बढ़ना कि और लोग भविष्य में ज़्यादा सोना खरीदेंगे और इस वजह से इसका दाम बढ़ेगा। और ये जो 30-40% रिटर्न है, इसके बावजूद भी इस साल के 30-40% रिटर्न से, मतलब अगर सोना का दाम 20%, 22% बढ़ गया है, उसके बावजूद भी अगर आप लॉन्ग टर्म 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का अगर रिटर्न देखेंगे, तो ये सारा रिटर्न कुछ समय में आया है और ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। सोना एक बड़ा वैल्यूबल चीज़ है अगर आपको उसका वर्थ प्रिजर्व करना है, और इसकी प्रासंगिकता है अपने कल्चर में कि हम बेटी के शादी के समय सोना देते हैं और वो स्त्रीधन होता है, वो इनहेरिट करती है, वो घर से जारी होती है। और चाइना में और इंडिया में जिस तरह का एफ्लुएंस बढ़ रहा है, तो सोने का डिमांड बढ़ रहा है। इसको लेकिन भारतीय लोगों, जिस तरह से मॉडर्न इकोनॉमी इवॉल्व हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि सोने को निवेश के बजाय एक कंजम्पशन का चीज़ देखना चाहिए। खरीदिए, खुश होइए, पहनिए, दिखाइए। और वो जो जिस फॉर्म में लोग सोना रखते हैं, अधिकतर जो कंजम्पशन का जो फॉर्म है, वो बहुत ही महंगा फॉर्म है। 8-9% मेकिंग चार्जेस होता है। आप जब उससे पैसा लेने जाएंगे तब आपको कम मिलेगा, वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो सोने को आप निवेश न देखें लंबे समय के लिए, और 5-10 साल के लिए एक बार आप बैलेंस फंड में पैसा लगा के तो देखें। ये जो इक्विटी का रिटर्न है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, क्योंकि अच्छी कंपनियां। अगर मैं छोटा सा जल्दी से सवाल करूं कि अगर मान लीजिए शादी के लिए 20 साल बाद आपको पैसे सोने के लिए ही पैसे चाहिए, हाँ, जी, तो आप गोल्ड फंड में जाएं या फिर बैलेंस्ड या इक्विटी फंड में जाके उससे सोना खरीदें? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा लोगों का उद्देश्य होता है भारत में कि आप छोटा छोटा रकम लगा रहे हैं गोल्ड फंड में, ताकि भविष्य में सोना खरीद पाएं। मुझे लगता है कि किसी आप बैलेंस फंड में या इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो आप ज़्यादा सोना खरीद पाएंगे। यही मेरा ज्योति स्वरूप दिल्ली से हमारे साथ हैं। नमस्कार ज्योति जी, आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार भैया, मेरा सवाल ये था, अभी हमें इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है 5 लाख रुपए की, जी जी, कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो जैसे हम पहले जीपीएफ या टैक्स सेवर में 1.5 लाख रुपया खर्चते थे, वो 5 लाख के अलावा है या इसी में इंक्लूड है? वो उसके अलावा है। देखिए, अगर आप 6.5 लाख रुपया कमाते थे और आप 1.5 लाख रुपया अगर जीपीएफ में कट जाता है या टैक्स सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट करके, और अगर आप 1.5 लाख रुपया तो जो टैक्सेबल इनकम है वो उसको घटाने के बाद होता है। तो अगर आप 2 लाख रुपए तक निवेश करते हैं, अगर 50,000 रुपये एनपीएस में लगाते हैं, 1.5 लाख रुपया आपका जीपीएफ या किसी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में होता है, और उसके वजह से आपका टैक्सेबल इनकम घट के 5 लाख रुपया हो जाता है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं भरना है, टैक्स रिटर्न आपको जरूर फाइल करना है। तो ज्योति जी, ये 5 लाख के अलावा आपको छूट मिलती है 1.5 लाख की, और 50,000 आपकी आमदनी अगर 7 लाख रुपए है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप 2 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, उसके अलावा जो है वो छूट मिलती है। अब सर, अगर कोई 2020 में, जैसे कि मेरा भी मानना है एक रेजोल्यूशन कि बहुत एग्रेसिवली मुझे इन्वेस्ट करना है, अभी तक मैंने सेव नहीं किया या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? होराइजन कितना होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 2020 से इसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इसकी शुरुआत सोमवार से होनी चाहिए। और हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि 1 जनवरी से करेंगे, दिसंबर से करेंगे, अप्रैल से करेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। ध्यान दें कि वही जो मैं नियम शुरू में बता रहा था कि लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, नियमित रूप से लगाएं, हर साल आपकी आमदनी बढ़ती जाए, निवेश का रकम भी बढ़ाते जाए, और 3-4 साल शुरुआत में आप उस पर ध्यान न दें, क्योंकि ये जो बाजार का जो रोज रोज का नॉइज़ है, ये लोगों को बहुत डराता है। और उस डर से, और जब आप उसको रोज रोज, और शुरू में आप बड़ा उत्सुक होते हैं कि भाई अभी लगाया गया है, ये बिल्कुल वही कहानी हो जाती है कि आप पौधा लगाते हैं और रोज उसका जड़ खोद के देखते हैं कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वैसी स्थिति से बचने तो शुरू में बड़ा भरोसे के साथ 2-3 साल निश्चिंता से निवेश करें। अगर ये 2 नियम का आप पालन करते हैं
और इस नियम को पालन करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि वो पैसे, उस पैसे की ज़रूरत आपको तुरंत नहीं पड़ेगी, उसकी 2-3 तैयारी करनी चाहिए। एक तो कि आपके पास एक छोटा सा इमरजेंसी फंड हो, ताकि आप निवेश पे घात लगा के ना बैठे रहें कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा और ज़रूरत पड़ गई तो निकालना पड़ेगा। हाँ। तो आपके पास, और ये इमरजेंसी फंड 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 जो भी आपकी ज़रूरत हो। वृद्ध माता पिता रहते हैं तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, छोटे बच्चे हैं घर में तो शायद आपको, और वो उस पैसे पे किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहिए। वो पैसा आपका, कुछ पैसा लॉकर में होना चाहिए घर में, कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ज़्यादा की ज़रूरत है तो लिक्विड फंड में होना चाहिए, जो कि जिसमें नुकसान का भी नहीं होगा, एक दिन में पैसा वो वापस आपके आ जाएगा। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा अगर आपके सामने आ जाता है तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट प्लान डिरेल हो जाएगा। और तीसरा चीज़ कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। ये टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आप प्रीमियम देते हैं, आप अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए आप ये पैसा दे रहे हैं। अगर ये इन तीन चीज़ों की आपने इंतज़ाम कर लिया है, तब आपके लिए लंबे समय का निवेश के लिए आप पूरी तरह तैयार हो गए, और तब आपको उत्सुकता नहीं होगी, आप उस प्लान पे कायम रहेंगे और वो नियम जरूर पालन करते रहें। रजा अहमद साहब चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, उनका सवाल लेते हैं, सवाल अंतिम होगा। नमस्कार रजा साहब, छत्तीसगढ़ से आप हैं, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। रजा जी सवाल कीजिए प्लीज। हाँ सर, 2 साल पहले मैंने सर काफी स्टॉक्स परचेज किए थे, उस समय मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो 20 से 25 स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं और अमाउंट है लगभग 1 से सवा लाख तक का, और इसमें कई सारे मतलब परफॉर्मेंस वाइज अच्छे स्टॉक नहीं है, जैसे सुजलॉन एनर्जी और पीसी ज्वेलर्स, यस बैंक, इंडियन टेरेन वगैरह, और बीईएमएल भी मैंने अच्छे खासे भाव में लिया था धनतेरस के मौके पे। तो सर अगर लॉन्ग टर्म की अवधि का अगर नजरिया है तो रखना चाहिए कि कुछ शेयर से निकल जाना चाहिए बाहर मुझे? 20-25 स्टॉक्स हैं, 20-25 स्टॉक है, 1.25 लाख रुपए का, और कुछ नाम जो इन्होंने बताए वो काफी नुकसान है उसमें नुकसान नहीं, वो आपका उनका पैसा डूब चुका है। और मुझे लगता है कि आप जैसे निवेशकों के लिए ही ये म्यूचुअल फंड है एक, और इसको एक बार ज़रूर रिव्यू कर लीजिए। लेकिन और मुझे लगता है कि ये आपको 1.25 लाख रुपया सीखने का खर्च के तौर पे आपको देखना चाहिए कि ये आपके लर्निंग का कॉस्ट है। और शेयर में ज़रूर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन उसके लिए 3-4 चीज़ अनिवार्य है। एक तो कि आपके पास समय हो जानने के लिए, टेम्परामेंट हो कि आप समय हो, जानकारी हो कि आप बैलेंस शीट पढ़ पाएँ, एनुअल रिपोर्ट पढ़ पाएँ, आप देख पाएँ कि कंपनी मुनाफा बनाती है नहीं बनाती है। स्पेकुलेट ना करें, क्योंकि आप बाजार में पैसा लेके जाएंगे तो लोग आपको हर सलाहकार आपको बोलेगा ये खरीद दीजिए, वो खरीद दीजिए, लेकिन वो सलाह नहीं होती है। क्या चल रहा है उस समय, वो लोग आपको रोज रुख बताते हैं, और जब रुख बदलता है तो ये पीसी ज्वेलर आप जिसमें कि 70%, 80%, 90% गिरावट हो जाती है, ऐसे स्टॉक्स आप होल्ड करते हैं। यहाँ रिकवरी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। इस देश में 3-4 हज़ार एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, और केवल 5-6% शेयर्स ऐसे हैं इनमें जिनमें कि 10 साल, 15 साल, 20 साल में सब्सटैंशियल रिटर्न जनरेट हो पाया है। बाकी समय के साथ आते हैं जाते हैं, डूबता है पैसा। इससे बचना चाहिए। इस पैसे को पूरी तरह बेच दीजिए, बाजार की तरफ मुड़ के न देखिए अगर ये इन चीज़ों की तैयारी नहीं हुई है, और म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश शुरू करें। बहुत धन्यवाद धीरेन जी। तो 2020 को लेकर के जैसा धीरेन जी ने बताया कि कोई एक साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, वो हमेशा सनातन हैं और सच हैं, और उनका पालन करना आपके लिए लगातार ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड या फिर जो दूसरे निवेश से जुड़ी आपकी समस्याएं हैं, आपके जो सवाल हैं, उनको लेकर के हम लगातार इस मनी मंत्र में आते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धीरेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिनके हम सवाल नहीं ले पाए, कोशिश करिए अगले हफ्ते रविवार को 9:30 बजे फिर से आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।